मैं एक बार चेक कर लेती हूँ पेज पे। हेलो मैम। हेलो। प्रणाम भारती के पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं दर्शकों को बता दूं, सुमन एस खरे मैम एक ग्लोबल आर्टिस्ट हैं और राइटर भी हैं। लिखती भी वो बहुत अच्छा है। हम अभी लाइव पर ही देख सकते हैं। मैम का घर बहुत सुंदर है, मैं तो उनके घर गई हूँ और बहुत ही सुंदर घर है मैम का। सारी उनकी पेंटिंग से और जो डेकोरेशन भी है मैम का खुद का किया हुआ है। तो मैम के घर जाके ऐसा लगता है कि आप किसी आर्ट गैलरी में आ गए हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं सबको ये बता दूं कि एक मैम को अभी अभी हाल ही में सरोजिनी नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उसके लिए मैम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हम आपका ऐसे ही काम और देखते रहें और आपको पढ़ना भी चाहती हूँ मैं। तो दर्शकों से ये बोलना चाहूंगी, जो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, अगर उनके पास कोई सवाल है, वो मैम से सवाल पूछना चाहते हैं, मैम को बधाई देना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स पे हमसे जुड़ सकते हैं और मैम तक मैं उनका क्वेश्चन पहुंचा दूंगी। तो मैम मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपका 35 ईयर का एक्सपीरियंस है अब तक का। तो इस बीच आपने कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए जब आपने स्टार्ट किया होगा? आप अपनी सिटी में होंगी, आप मतलब अपने अपने पापा के घर में होंगी, आपका जो घर है वहां पर होंगी। वो एक सिटी का चार्म अलग ही होता है। जैसे मैं कानपुर से हूँ, तो अगर बात हो वहां की तो वो एक अलग ही फील आ जाता है। वहां का सब कुछ याद आता है, दादी का घर, दोस्तों का घर, स्कूल, सब कुछ। तो जब आपने स्टार्ट किया था और आज आप यहाँ पर हैं, मतलब आज आपका आर्ट का कनेक्शन बिल्कुल अलग है और तब आपका अलग ही एक कनेक्शन रहा होगा कि अभी मुझे सीखना है, या आपको जब आपने पहचाना कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो वो थोड़ा सा बताइए, क्या चुनौतियां रही, कैसे आपने एंट्री करी, वो हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं शुरू से बताऊंगी अपनी स्टोरी। और हाँ मैम। सबसे पहले तो जितने लोग अपने फेसबुक पेज पर हैं, सबको मेरा अभिवादन और वंदना। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके साथ मैं आज यहाँ पर हूँ। और देखिए, एक इत्तेफाक है, आपने अभी कानपुर का नाम लिया, मैं भी कानपुर से ही हूँ, शायद आपको नहीं पता तभी होगा। लिया मैम मैंने। तो देखिए, कानपुर में तो हम लोग, मुझे ऐसा याद आता है 9th क्लास के बाद मैं प्रॉपर तरीके से वहां पर रही हूँ। उसके पहले मेरे पापा जो थे वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो आपको पता है कि कितने ट्रांसफर्स होते हैं। तो बहुत सारे ट्रांसफर्स, मतलब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और ये गोंडा और ये लखनऊ, मिर्जापुर, बुलंदशहर, मतलब हर शहर में एक एक साल, 2-2 साल रहने के बाद, अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज ये हुई, मेरा जन्म हुआ यहाँ पीलीभीत में। तो पीलीभीत में एक तरीके से मुझे यह शायद इतना प्रकृति का इतना साथ मिला, इतना सुंदर वातावरण था। उस समय की याद तो नहीं है, लेकिन जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं, 2-4 साल नैनीताल पोस्टिंग रही, वहां से मुझे याद है कि नेचर का साथ बहुत अच्छा रहा। नेचर बहुत मिला मुझे, नेचर मतलब प्रकृति का साथ। तो होते होते जब मैं 6th-7th क्लास में आई, तब हम लोग गोंडा डिस्ट्रिक्ट में मेरे पापा की पोस्टिंग थी। तो 6th क्लास में मुझे पता नहीं, उस समय डांसर बनने का एक बहुत भारी शौक हो गया। उस समय ये जो मैगजीन्स वगैरह आती थी ना, उसमें सोनल मान सिंह, एक स्वप्न सुंदरी डांसर हैं, और भी जिन लोगों के फोटोज हम लोग देखते हैं ना, देखिए एकदम सामने देख के तो अट्रैक्ट करते थे कि ये मुझे बनना है। तो ये लगा कि नहीं, मैं पहले डांसर बनूंगी। मैंने कथक भी सीखना शुरू कर दिया उस टाइम। फिर स्कूल में जितने प्रोग्राम होते थे सब में पार्टिसिपेट करते थे, खूब बढ़ चढ़ के, खूब अच्छा लगता था कि चलो डांसर बनना है आगे चल के। लेकिन आप देखिए, जिस तरह मैं आज देखती हूँ आज लोगों को, कितनी सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया है, इतनी कनेक्टिविटी है, इतनी चीजें आपके सामने परोसी हुई हैं। अब तो हम यही कहेंगे कि सामने परोसी हुई हैं चीजें, कि आप उसमें से चुन सकते हैं कि आपको क्या करना है। उस समय देखिए हालात बहुत, ये मैं आपको बता रही हूँ 74-80s की बात, मतलब लेट
70s की बात। तो उस समय जी में जी ना आपसे कोई पूछता था तुम्हें क्या बनना है, जी। पढ़ो, बस ये था कि पढ़ना है, हाँ कुछ पढ़ के तुमको कुछ बनना है। लेकिन इस तरह की जी चीजों में कि आपको डांसर बनना है, आपको पेंटर बनना है, ये कोई नहीं, मतलब इतना वो नहीं करते थे, मोटिवेट करते जी थे जी पेरेंट्स मेरे कि हाँ चलो। अब बीच बीच में क्या होता था, ड्राइंग भी बना रहे हैं घर में, हर चीज में हाथ डालना था कि हाँ चलो ड्राइंग बड़ी अच्छी बन गई। एक दिन एक फिगरेटिव मैंने जी पेज बनाया छोटा सा, ये 75 जी 76 जी की बात है, वो बहुत छोटी सी थी। जी तो जितने लोग आए बोले ये इसने बनाया है, अच्छा इसने ड्राइंग तो बहुत अच्छी की है। अब ड्राइंग की तरफ लगने लगा कि नहीं अब मैं ड्राइंग देखती हूँ। फिर इतनी इस बीच में ट्रांसफर हो गया, हम लोग कानपुर आ गए। कानपुर आने जी के बाद 9th क्लास में आपको सब्जेक्ट्स अपने चूज करने थे, तो फिर वहां गए कॉलेज में, तो मुझे फिर डांस दिख गया सब्जेक्ट में, फिर मैंने डांस ले लिया। अब ड्राइंग फिर छूट गई। वो ड्राइंग मेरी घर घर में चलती रही, 12th तक मैंने ड्राइंग नहीं ली कॉलेज में। ओके हाँ, ओके ओके। उसके बाद फिर ये लगा कि नहीं पेंटिंग भी करनी है, पेंटिंग ही करनी है। अब मुझे ये सब्जेक्ट ना मिले, तो मेरा टेस्ट लिया जी गया कि नहीं अच्छा चलो, मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा ठीक है तुमने 12th में तो लिया ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे दे दें? जी मैंने कहा मैम, फाइल लाके दिखाई मैंने कहा ये देखिए मेरी चीजें हैं। तो कुछ उनको लगा कि इसके हम्म, में शायद है, कर लेगी ये बीए में। जी तो जी फिर जी उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम्हारा एक टेस्ट दे दो, और फिर मुझे एडमिशन मिला। और वो रास्ता फिर एमए किया मैंने, बीएड किया, फिर पीएचडी की फाइन आर्ट्स में, और मैं आज आपके सामने हूँ। बीच बीच में बहुत सारे बट मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 12th तक आपने आर्ट नहीं ली थी, ड्राइंग चूज भी नहीं की थी, आपका मन डांस में जाता था बार डांस बार। और म्यूजिक की और तरफ फिर था। हाँ, क्योंकि वो और थिएटर में फिर मैम आपको आपने ग्रेजुएशन में चूज थिएटर में किया। आपको बहुत बिल्कुल सामने आप कोई डांस कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत मैंने किया, बहुत जगह किया, यूथ जी फेस्टिवल्स वगैरह जी में। जी बहुत प्रोग्रेसिव थे इस मामले में मेरे पेरेंट्स, मैं ये कहूंगी उस जमाने उस जी टाइम में, ये 83 84 जी की बात है कि लोग जाने नहीं देते जी थे, कहाँ बाहर जाना है, कहाँ डांस करने जी जी जाना है। लेकिन अगर कॉलेज से कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो फिर इलाहाबाद में 2 बार 82 में और 84 में एक ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल हुआ, उसमें कई एक चीजों में हमने पार्ट किया। फैंसी ड्रेस हो गया, जी डांस हो गया, प्ले हो गया। तो वो उस समय इतना एक नशा चढ़ा हुआ था कि जी ये सब करते रहो, और साथ में ठीक है ड्राइंग। जब आखिरी में ये हुआ कि चलो बीए के बाद एमए करेंगे, वही होता था बीए करना है या बीएससी कर रहे हो या एमए करना है, तो किस सब्जेक्ट में करेंगे। अच्छा, जी गाने से बड़ा डर लगता था, लेकिन म्यूजिक लिया था लेकिन गाने से डर लगता था थोड़ा सा। तो डांस में तो मैम क्या वोकल वोकल म्यूजिक वोकल भी लिया था सीखा आपने? है, 2-3 साल सीखने के बाद छोड़ दिया। और डांस, लेकिन मैम अब आपकी आवाज तो अच्छी है, आपने ट्राई करना हाँ चाहिए था। अब देखती हूँ आगे। लेकिन डांस को मैंने कंटिन्यू किया, मैंने विशारद किया फिर उसमें। ओके। हाँ, हाँ, मुंबई से। ये मैम आपने जो बात बोली कि आपके पेरेंट्स उस टाइम में बहुत प्रोग्रेसिव थे, हाँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके फादर थे उनका जो जॉब का फील्ड था, जी, मतलब हर जगह जाना और चीजों को हाँ देखना, वो हाँ भी एक एनवायरनमेंट जो मिलता है वो भी आपकी सोच को काफी चेंज हाँ करता है। हाँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि मतलब एजुकेशन यहाँ मैटर करती है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना बाहर निकलते हैं, बिल्कुल कितना ट्रैवल बिल्कुल, करते हैं, ये भी आपकी सोच को काफी बदलता बहुत है। सोच के दायरे को आप बढ़ाता है। और माँ मेरी बहुत प्रोग्रेसिव थी, माँ भी बहुत जी उतनी तो नहीं, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि बहुत एजुकेटेड थी, लेकिन बहुत बोल्ड थी। और जी बहुत जी उन्होंने मेरी मैं 3 बहनें हूँ, मुझसे 10 साल बड़ी मेरी जी बहन है, और 8 साल एक बड़ी बहन थी। सबको उन्होंने जी पीएचडी कराई कि आप लोग जी पीएचडी करिए अपने अपने सब्जेक्ट में। और मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं वो अभी हाल में ही डीएवी कॉलेज की प्रिंसिपल होके रिटायर हुई। तो उन्होंने सबको जी। सबको पढ़ाया, ये नहीं कि पढ़ाई में आपको कमी नहीं करनी है, आपको पढ़ना है। ये हाँ बहुत, ये सुन के मैम बहुत अच्छा हाँ लगता है हाँ कि जब आप देखते हैं, मतलब हम लोग जिस जनरेशन में हैं, हम लोग शायद अभी उतना स्ट्रगल नहीं नहीं, देख रहे हैं जितना आपके टाइम में था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा, आपको घर में वो एटमॉस्फेयर मिला, तो वो काफी मतलब सुनकर बहुत बहुत अच्छा बहुत लगता है कि हाँ, ये पढ़ाई लिखाई का माहौल शायद हर घर में होना बिल्कुल, चाहिए। पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता इसमें इसमें
इसमें जेंडर का कोई रोल ही नहीं है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाना, ये होना ही नहीं हाँ, चाहिए। पढ़ाई का माहौल हर घर हर में घर होना में होना चाहिए। चाहिए, पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। और ये मैम बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो मैम शादी के बाद आपका कुछ चेंजेस हुए क्या करियर को लेके, या कुछ भी ऐसे आपको कुछ चेंज करना पड़ा हो, या कुछ भी ऐसी चीजें, मतलब कोई अलग तरीके का अलग तरह का चेंज मतलब बनना माहौल? ऐसा हुआ कि आप शादी करते हो तो आपका पूरा संसार बदल जाता है। ये तो मान के जी चलना जी है किसी का भी, कोई जी अच्छा बुरा जी। की बात नहीं है, आपका पूरा संसार बदल हाँ जाता है। जी, वो तो तो है ही है। आप उस टाइम में एक चीज और भी हुई कि लोग शादियां आसपास करते थे। मेरी भोपाल जाके शादी हुई, भोपाल में, बिल्कुल स्टेट जी चेंज हुआ। उस जी जी टाइम तो ऐसा था स्टेट जी। चेंज करना जैसे चाइना वॉल पार कर रहे हूँ। पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते हाँ, थे कि कहीं दूर दूर शादी हो। शादी हो, आसपास जैसे कानपुर में थे तो लखनऊ या इलाहाबाद या इधर ही आसपास कहीं शादी कर दो। लेकिन मेरी जी एकदम शादी भोपाल में हुई जाके, तो खैर ठीक है। जी लेकिन वहां पे मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज हुई कि मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी। उन्होंने जी 1950 में कानपुर की वो भी थी। तो जी जी 1950 में डीएवी कॉलेज आपको मालूम होगा, डीएवी है जी मैम। कोएड कोएड कॉलेज से। तो उन्होंने जी। 1950 में उस समय एमए किया था वहां से। अरे और वाह, उनकी एमए, ये बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है सुन के एमए मुझे। करने के बाद उनकी शादी हुई। और वो ये भी बताती जी थी कि इलाहाबाद से महादेवी वर्मा वीक में या जी। महीने में एक दो बार आके उन लोगों की हम्म। क्लास लेती थी। उन्होंने हिंदी में किया था। अरे तो एक बड़ा अच्छा मतलब एक माहौल मिला। तो जी एजुकेशन का तो खैर वहां भी बहुत अच्छा हमको मिला। लेकिन क्या हुआ कि देखिए आपकी थोड़ी सी लाइफ चेंज होती है, आपको रिश्ते निभाने हैं, आपको फैमिली देखनी है, आपको मतलब एक ससुराल वाली चीज आ जाती है ना। अभी मायके में तो बच्चे जी। बने रहते हैं सभी लोग, है ना, किया किया नहीं किया। तो मैम कितना, मतलब कितना ब्रेक लिया आपने, कुछ ब्रेक लिया या फिर मतलब आपका चलता नहीं था, कंटिन्यू नहीं चलता था, कम होता नहीं, था? देखिए क्या हुआ कि यहाँ भी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब था भोपाल में। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ चले गए, मेरी बेटी हो गई इस बीच में। हम्म अब सबसे प्रायोरिटी हम्म। वो हो गई कि बेटी को देखना है। बच्चा। तो बच्चे को हम्म देखना एक वो हो गया। बाद में हम अपना थोड़ा बहुत अपना देख रहे हैं, उतना मेरा काम नहीं हो रहा था। तो एक आध कभी कविताएं हम्म। लिख लेते थे, कभी कोई आ, मेरी शादी हुई 88 में, और फिर 92 में मेरी एक मुक्ता में फिर कहानी आई। इतना 4 साल का गैप हो गया। अच्छा, इसी बीच में मेरी पीएचडी भी हाँ हो रही थी, वो भी कंप्लीट नहीं हुई जी थी, वो भी किया मैंने। जी फिर मैंने भोपाल में एमपीपीएससी का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का। जी वो तो वो जी एक अलग बात है कि वो जॉब नहीं हुआ मेरा, लेकिन वो जी दिया। जी अच्छा, उसके बाद अब हमारी हम लोग छत्तीसगढ़ चले गए। तो जी फिर थोड़ा सा ब्रेक आ गया। फिर एक दो साल के बाद लग रहा था कि नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई। किसी ने मुझे बताया कि जी रायपुर में थे कि वहां जी पे जी कोई एक कंपटीशन जी। हो रहा है। और हम्म। उसमें गणेश का टाइम था। तो एक पेंटिंग देखो अगर बन जाए, तो मैंने बना के दी। फिर उसको एक हम्म। अवार्ड मिला। तो फिर ये लगा कि नहीं, अब इसको देखते हैं, बेटी बड़ी हो जाए फिर हम थोड़ा सा काम करेंगे। देखिए बच्चों में टाइम उतना नहीं मिलता, और वो भी एक क्रिएशन है, जी उनको हम मैम। छोड़ नहीं सकते जी हैं। मैम। जी वो भी जी तो एक क्रिएशन है। तो जो चीज जी। सामने आई ना, वो चीज मैंने की। और फिर बेटा हुआ। तो मैम हाँ, फर्स्ट। तो जी। ये करीब मेरा नहीं नहीं, दस आप साल बोलिए। 12 साल का गैप हो गया। तो उसमें छुटपुट चीजें करते जी रहे। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ। बस उस समय इंतजार कर रहे थे कि अब ये दोनों बड़े हों और मैं अपना काम शुरू करूं। तो फिर ऐसा रहता है। 2001 के बाद मैंने काम अपना पूरी तरीके से काम करना शुरू किया। तो मैम आपकी फर्स्ट एग्जीबिशन जो आपने करी होगी, वो कब आपने करी थी और उसको कितना प्रेज मिला? सोलो की अगर बात करते हैं तो सोलो मैंने की जी 2007 में। और ग्रुप में जी तो मैंने कॉलेज के टाइम में 88 तक, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ग्रुप में किया। एक कानपुर में सिंघानिया आर्ट गैलरी थी, वहां पे एक हम 4 लोगों ने, 4 फ्रेंड्स ने मिलके उसमें शो किया। उसके बाद वो ब्रेक आ गया। फिर जब हम्म। 2007 में ग्वालियर पोस्टिंग थी मेरे हस्बैंड की, जी
तो ग्वालियर में मैंने जी, जी। कला वीथिका में अपना एक पहला शो किया सोलो। फिर तो मैम उसका सब्जेक्ट क्या था? जैसे मैंने आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स देखी हैं, उसमें ज्यादातर जो आपका सेंटर होता है वो फीमेल सेंट्रिक होती हाँ है। मतलब एक एक ग्रामीण परिवेश भी दिखा रही हैं आप, तो एक मतलब मॉडर्न फीमेल का भी चेहरा है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो फीमेल्स पे। तो एक ये बात मुझे बताइए कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है या कितना इजी होता है एक फीमेल होके कैनवास पे भी एक फीमेल को रिप्रेजेंट करना, या उसके इमोशन को रिप्रेजेंट करना। क्योंकि ठीक है हम फीमेल्स हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरी फीमेल को आप कैनवास पे उतार रहे हैं या उसके इमोशन, क्योंकि मैंने आपकी पेंटिंग देखी, वो सिर्फ पेंटिंग्स नहीं, एक इमोशन रहता है उसमें। क्योंकि जब मैं आपके घर आई थी तो वहां पे एक पेंटिंग लगी थी, शायद वो गुजराती या राजस्थानी फीमेल्स की पेंटिंग थी, या गांव की हाँ, गाँव महिलाओं की की पेंटिंग महिलाओं थी की, हाँ, प्रॉपर। हाँ, तो वो मतलब उसमें सारी वो बैठी और शायद वो कन्वर्सेशन उनका कुछ हाँ, चल हाँ, रहा है। हाँ। तो ये आप ये कैसे मतलब सोचते हो कि मुझे ये इस बार यही पेंटिंग बनानी है या फीमेल का यही रूप दिखाना है? तो ये कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि एक फीमेल होके ही फीमेल के इमोशंस को दिखाना? हाँ, चुनौतीपूर्ण तो होता है। मतलब आप एक दूसरे की इमोशंस को दिखाना, लेकिन आपके लिए बहुत सरल भी हो जाता है क्योंकि आप एक महिला हो। जी, मेरा ये जी, मानना है। अगर आप महिला जी, हैं जी, तो आप महिलाओं की इमोशंस को अनुभूतियों को आप ज्यादा अच्छे से पकड़ सकते हो, आप उसको ज्यादा समझ सकते हो, है ना? जी। और जो ग्रामीण हाँ, महिलाओं की जो आपने बात कही है वो इसलिए कि एक तो मुझे उनकी कर्मठता बहुत बहुत जी, जी, इंस्पायर करती है कि वो कितनी कर्मठ होती हैं भाई, सिर पे पानी लेके जा रही हैं, चूल्हे में खाना बना रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, समाज की प्रताड़ना भी सहन कर रही हैं। उसके बाद भी जैसे जी, वो कहीं बात कर रही हैं, मैंने बहुत सारी कहानियां इस पे लिखी हैं कि वो मेरे यहाँ जैसे मेड जी, आती थी, वो गाने गाती थी आंगन में बैठ के, जी, दोनों मिलके। जी, तो जी, मुझे ये लगता था देखो ये अपने आप को कितना यहाँ पे मेरे घर पे आके गा रही हैं, और एक आधा पैराग्राफ गा के या एक आधा गाना गा के वो चली जाती थी, तो मुझे वो भी इंस्पायर करती थी। वो कहानी मैंने इसीलिए लिखी थी। और फिर वो उनकी औरत जो स्त्री है वो एक रिदम है, वो एक इंस्पिरेशन है, या जो कुछ भी कह लीजिए, कुल मिला के वो ऐसा एक कैनवस के लिए इतनी बड़ी चीज जी, है कि उसको उसको तो हम कितनी बार भी बनाएंगे वो अलग अलग तरीके से आपके सामने पेश होगी। तो महिलाओं जी, का चित्रण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नेचर, दो चीजें हैं। जी, जैसे नेचर, जी, नेचर भी आप देखिए, एक औरत और एक प्रकृति, ये दोनों जी, बहुत ही देने वाली चीजें हैं, मतलब वो आपको कुछ चीजें ना हैं, कुछ देती एग्जैक्टली हाँ। है ना, जी, निस्वार्थ भाव से। जी, जी, जी। मैम आपने मतलब आपने ग्लोबली भी बहुत काम किया जी। है। तो जब आप किसी आउटर कंट्री में जाते हो तो वहाँ की जो कलाकारी है, वहाँ पर जो पेंटिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ जो पेंटिंग्स होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिली जुली कला है। हम्म, मतलब हमारी रूरल एरिया से भी आती है तो बहुत फेमस है, जैसे मधुबनी बहुत फेमस हम्म। है, और भी दूसरे जो चीजें हैं वो बहुत फेमस है। हाँ, तो बाहर का जो आर्ट कल्चर है और इंडिया का जो आर्ट आर्ट कल्चर है, उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा? इधर वो पैसे से जुड़ा हो, संस्कृति से जुड़ा हो, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कलाकार है किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो लोग पहले तो उससे चाहते हैं कि फ्री में काम करवा ले। हाँ, अरे तुम्हें तो आता हाँ, है, तुम्हारा तो टैलेंट है तुमको ये। ये बना के दे तो दो। हाँ, 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 भेज दो बना के, क्या दिक्कत है, हाँ, तुम्हें कौन सा देर हाँ, हाँ, लगेगी? मतलब वो उसको काम नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि ये तो तुम्हें नेचुरली मिला हुआ हाँ, है। हाँ, नेचुरली तो हाँ, आपको भी कुछ मिला होगा, लेकिन लेकिन आप, आप वो नहीं हाँ, हाँ, देंगे। बिल्कुल सही बात। आप वो फ्री में नहीं हाँ, देंगे। तो ये जो कल्चर है, ये इंडिया के बाहर का कल्चर कैसा है? मतलब जैसे आप बाहर गए हों, आपने वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा देखा हो, आपको लगा हो कि अगर शायद मैं यहाँ पर होती और मैं यहाँ पर कुछ कर रही होती तो कितना मैं एक्सप्लोर कर सकती थी। देखो जो मुझे हिंदुस्तान और बाहर की देशों में जो पेंटिंग में फर्क लगता है, एक तो मुझे ये लगता है यहाँ पे अपनी मिट्टी से जुड़े हुए बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसा आपने बोला ना जी, मधुबनी जी, है, मैं तो छत्तीसगढ़ में जी, बहुत रही हूँ। वहाँ की आर्ट जी, को जी, देख के लगता है कि
ये मतलब उनको तो कोई अर्निंग से कोई मतलब थोड़ी था पहले। अब ये जी अब ये जी जी। प्रोफेशनली हो रहा है और अच्छी बात है, हो बहुत रहा सारे है। कलाकार वहां से बाहर निकल के आए हैं। मैं अभी एक किताब भी लिख जी रही हूँ, ये जो जी जी लोकल जितने आर्टिस्ट हैं स्थानीय, उनके जी ऊपर एक जी किताब लिख रही हूँ। उसमें अभी मैं एक देख रही थी कि एक लेडी थी, वो बहुत ही छत्तीसगढ़ के किसी कोने में उसका घर था। जी। घर पे जब लोग हम्म, सर्वे करने के लिए गए तो वो हैरान रह गए देख के कि उसने इतना सुंदर सजाया हुआ था। और उसके घर जी का जैसे डिवाइडर का जो पैनल होता है ना, पूरा लाके वो भारत जी जी भवन में जी। लगाया गया है, भोपाल के। अरे वाह। जी। तो उनका पहला काम होता है अभिव्यक्ति। अपने यहाँ हिंदुस्तान अभी। में पहली चीज ये है अभिव्यक्ति है। उससे कुछ वो मांगते जी नहीं है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए अभिव्यक्त करते हैं, है ना। और जी हम लोग मॉडर्न पेंटिंग भी कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी लोग बाहर की पेंटिंग से भी इंस्पायर हो रहे हैं। कई लोग आसानी से बन जाती है जो चीजें, जैसे उन्होंने ज्योमेट्रिकल कुछ बना लिया या एब्स्ट्रैक्ट के नाम पे कुछ भी बना रहे हैं। अभी जी ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चल रहा है। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी चाहते हैं कि फेम मिले, इसलिए वो कुछ भी बना रहे हैं। और कितने लोग ऐसे जी हैं जो दिल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मैं तो उनको देख के हैरान हो जाती हूँ कि ये कितने बड़े कलाकार हैं और अभी इतना आगे नहीं आए हैं। गांव वालों को तो छोड़ जी दीजिए आप, वो तो बिल्कुल ही निस्वार्थ है। और जहां तक बाहर का, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉमर्शियल हो गया है। कॉमर्शियल मुझे लगता है जी बाहर का। बहुत सारे जी जी आर्टिस्ट भाई देखिए, पुराने 400 600 700 साल से जो लोग बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग, जैसे कि आप लियोनार्डो दा विंसी एक थे, उन्होंने एक चैपल की छत पे बनाया। ठीक है, उन्होंने ऑर्डर पे भी, लेकिन जी उन्होंने इसमें पूरी जान लगा दी बनाने में। जी तो जी वो जी उनका पहला क्या था कि हम अपनी कला को बहुत ज्यादा वो करें, और बहुत बहुत ही अच्छा बनाते हैं वो लोग भी, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मुझे लगता है जी वहां ज्यादा बनता है। और एक ये पर्सनल पसंद हो सकती है कि किसी को वो चीज पसंद हो, किसी को फोक पसंद हो, किसी को लाइवली हो या नेचर हो। तो ये सब देखो, सब लोगों के लिए, जी संसार में सब तरह के लोग हैं, सबके लिए आर्ट है। मैम। हाँ, जी। मैम ये आप जो पेंटिंग करते हम्म, हो तो आप प्रॉपर वो मतलब आपका जॉनर क्या है उसमें? जैसे एक तो आप नेचर और वो है, तो आप सबसे ज्यादा आप वाटर कलर का पसंद करते हो या आप सारी चीजें करते हो, ऑयल पेंटिंग वगैरह भी करते हो? जो पेंटिंग की सारे पैटर्न है आप वो सारे कवर करते हो, या फिर आपका एक पर्टिकुलर कोई फेवरेट है जो आपको बहुत पसंद है? पर्टिकुलर फेवरेट है मेरा ऑयल कलर। मैं ऑयल ऑयल कलर पेंटिंग। में ही शुरू से, जैसे आपने शुरुआत जिससे करी है ना, उससे आपको बहुत लगाव होता है, आप उसको नहीं छोड़ पाते हो, हाँ। है ना। जी उसी में जी। एजुकेशन हुई या उसी में स्टार्टिंग से भी, हुँ, जो हम बहुत छोटे थे तब वाटर कलर वगैरह बनाते थे। अभी भी वाटर कलर में बहुत हाँ, अच्छे हाँ। लोग, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। शायद मुझे लगता है मैं उतना अच्छा नहीं बना सकती उसमें, मुझे लगता है ऑयल कलर में। आपका हुँ, ऑयल कलर में आपका काम मैंने देखा है तो मैं कह सकती हूँ कि वो बेस्ट है। व्यू। और कभी कभी शौकिया वाटर कलर, या आजकल एक्रिलिक कलर आए हैं। एक्रिलिक कलर अलग माध्यम है। हो सकता है कि जिस जी, स्टाइल से, जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है जिसमें मैं काम करती हूँ, उसमें जी, एक्रिलिक जी, में जी। मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं फिर उसमें काम नहीं करती हूँ। मुझे ऑयल में बहुत जी। कंफर्टेबल लगता है, तो मैं उसी में ही काम कर रही हूँ। और तो मैम आपने आपका जो फर्स्ट एग्जीबिशन रहा और जो लास्ट आपका अभी जो एग्जीबिशन मैंने रहा, किया, हाँ, उसके हाँ, उसके बीच के कुछ मजेदार किस्से बताइए। किसी को आपकी पेंटिंग ना पसंद आई हो या किसी को बहुत पसंद आ गई हो हाँ, और आप उसे सेल आउट नहीं करना चाह हाँ, रहे हो, हाँ, हाँ। तो आपको कन्विंस किया होगा। कि कई बार होता है आप कुछ बनाते हैं लेकिन वो आप प्रेजेंट करते हैं लेकिन आपको सेल आउट नहीं करना होता वो। तो ऐसा कुछ रहा हो या कहीं से स्पेशल आपके लिए कुछ लेटर्स पहले लिखते थे लोग लोग, लिखते थे। तो वैसा कुछ आपको? हाँ, लेटर्स की बात तो आप वो कह रही कुछ हैं, मजेदार। तो लेटर्स तो मुझे तब मिले थे जब मैं लेखन में, जैसे मेरी एक पहली गजल निकली जी थी, तो उसकी जो है जी जी। पूरा एक बंडल चिट्ठियां वो आज भी मेरे पास है। मैंने उनको फेंका नहीं। अरे वाह मैम। ये 1987 की बात है। अच्छा, पेंटिंग का जो आप पूछ रही हैं, पेंटिंग में बहुत मजेदार मजेदार किस्से हुए। तो
सुनाइए ग्वालियर में मैम, हम दोपहर का हाँ टाइम है। हाँ बिल्कुल मैं सुनाऊंगी और लोग भी सुने। ग्वालियर में मैंने शो किया, जी तो उस समय जी जी जो लोग आए, पेपर से जी लोग बात करने के लिए तरह तरह के सवाल भी निकालते थे, तो कहने लगे कि जी आप लिखती हैं? हमने कहा हाँ लिखते भी हैं। उस समय तक मैं लिखने लगी थी, काफी कुछ आने लगा था पेपर जी वगैरह मैम। में, कहानियां वगैरह। तो बोले मैम ये बताइए कि आप ये 2 नाव पे आपने सवारी की है, तो आपको कैसे क्या लगता है कि मतलब आपको एक तरीके से वो हिलाना चाह रहे थे कि नहीं आप बोल दो कि हाँ। नहीं ये चीज नहीं ये चीज है। तो कहेंगे लिखने में आप फिर टाइम नहीं दे पाती होंगी, अगर आप पेंटिंग में देंगी तो फिर आप लिखने में कैसे करेंगी, आप किसी एक के साथ न्याय कर सकती हैं। हमने कहा क्यों? तो कहेंगे नहीं फिर आप बताइए आपको दोनों में से क्या ज्यादा पसंद है। हमने कहा हाँ कि एक बात बताइए, आपका एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं? तो फिर उसको बोलते नहीं बना, वो एकदम। हाँ मैंने कहा हाँ दोनों बच्चों में आप बताइए, आप बड़े वाले को ज्यादा प्यार करते हैं कि छोटे वाले को? या आपकी 2 आंखें हैं तो आप बताइए बाईं वाली ज्यादा पसंद है आपको कि दाईं वाली पसंद है? कौन सी आंख आपको ज्यादा ठीक लगती है? तो ये तो अगर आपके पास गुण है, और आप ये अब ये देखिए, हर वक्त तो हम कुची लेके नहीं बैठे रहते हैं कि हम पेंटिंग कर रहे हो ब्रश लेके बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली है एग्जैक्टली। ना? और हर समय हम पेन लेके भी नहीं बैठे रहते हैं कि हम कुछ लिखते ही रहेंगे, हम पेंटिंग नहीं कर सकते। जी तो ये आपका सवाल बड़ा बेमानी है। जी तो दोनों चीजें, बल्कि लोग 4-4 चीजें लेके चल रहे हैं लाइफ में। ये तो उन लोगों की जी बातें हैं जो अ, एक तरीके से काम से बचते हैं। तो ये उन लोगों ने ये कथानक हाँ बनाए हैं, ये जो कहानियां बनाई हैं ये उन लोगों ने बनाई हैं जो लोग काम से बचते हैं। हाँ जो जिनको काम करना है हाँ उनको 6 काम भी आप दे दीजिए, वो कर लेंगे। हाँ तो एक ये हुआ। एक मैंने बनाया था पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट, जी एक लेडी है वो खड़ी है पूरी, तो जी काफी बड़ी पेंटिंग थी। 3 या 4 दिन की मेरी वहां एग्जीबिशन थी, तो मैं एक कोने में बैठी जी रहती थी। तो एक लड़की आती थी दुबली पतली सी, आके उसके सामने बस यूं ही जी खड़ी रहती थी। एक दिन मैंने देखा, फिर वो चली गई, फिर नेक्स्ट डे आई। तो हमने कहा कि क्या बात है बेटा? कह रही आंटी मुझे ये पेंटिंग इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि मैं रोज आके देखना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा तुम खड़ी हो, मैं तुम्हें इसकी फोटो तुम्हारे साथ निकाल के देती हूँ। हाँ हाँ वो मुझे मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी मुझे कला की कद्रदान मिली, कि जो रोज आके उस जी पेंटिंग जी के जी सामने खड़ी रहती थी कि एग्जीबिशन खत्म हो जाएगी तो फिर मुझे ये देखने को नहीं मिलेगी। देखने हाँ, को नहीं तो मिलेगी। वो बड़ा मुझे, ये बहुत अच्छा हाँ था ये मैम। बहुत अच्छा, मुझे ये सब चीजें मुझे बड़ी याद हैं। एक उस पत्रकार की बात, और आप दोनों चीजें कैसे कर सकती हैं, तो मैम कभी घर घर में या मतलब रिलेटिव्स जो होते हैं, हाँ हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो हमेशा हमें डिमोरलाइज करते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल। तो कभी घर में आपको किसी मतलब घर में या मतलब आपके पेरेंट्स को कभी किसी ने बोला हो कि अरे पढ़ाइए क्या मतलब शौक पूरे करवा रहे हैं, ऐसा कुछ करके कभी किसी ने सलाह दी? आ, ये तो नहीं, लेकिन ये जो टाइम था ना 80s का, 83 जी 84 की बात है। तो जैसे हम लोगों ने जी बीए पास किया, तो बहुत सारी मेरी जी फ्रेंड्स थी, या जो लोग वहाँ के अ, मिलने जुलने वाले थे, तो कहते थे नहीं अब तो हम लड़की जी को पढ़ाएंगे नहीं, अब तो हम लोग शादी ढूंढ रहे हैं, तुम अभी पढ़ोगी क्या? जी मैंने कहा हाँ पढ़ेंगे। हम्म तो ये इस तरह की बातें हम्म जरूर सुनने को मिलती थी। तो मेरी मदर बड़ी बोल्ड थी, वो कहती थी कि नहीं हमें तो पढ़ाना है, हाँ और ये डांस सीख रही है, विशारद कर रही है, वो भी करेगी। तो हम्म वो भी तो वो टाइम नहीं था एक्चुअली। उस टाइम में लोग सोचते थे बस बीए हो गया अब शादी करो। अब नौकरी हाँ वोकरी तो 50% भी नहीं कहेंगे लोग, 20% लोग लड़कियां करती थी, ऐसा मुझे लगता हम्म है। कम जी ही, अब जी तो जी देखो रेशियो बहुत बहुत कम था। रेशियो कम रेशियो था, बहुत कम था। 1/4 लोग करते थे। नौकरी लग गई जिसकी लग गई, जी नहीं जी लगी तो फिर शादी हो जाती। तो जी थे लोग करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा तो विरोध नहीं झेलना पड़ा। जी मैम आपकी नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन पर भी आपकी हाँ पेंटिंग्स लगी हुई हाँ। हैं। तो ये मैम कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे आपको ऑफर मिला, नहीं ऑफर कहाँ नहीं मिला, इंटरेस्ट था? ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ। क्या हुआ कि उससे पहले लाजपत नगर वगैरह के स्टेशन बन गए थे, लाजपत नगर जी साउथ जी एक्स के, जी तो वहां पे बड़े बड़े प्रिंट थे। तो जी
तो वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि कैसे कैसे अप्रोच होती है, अप्रोच के लिए प्रॉपर वो नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से ये यहाँ पे अप्रोच करूं कि कहीं और लग जी सके। तो फिर मैंने मेल जी किया जी अपने मेट्रो अथॉरिटी को, तो फिर जी उन्होंने जी फोटोज वगैरह ली मेरी, फिर उसमें से उन लोगों ने जी। सिलेक्ट किया इस ओके। तरह। लेकिन वो मैं भी इतना गई नहीं आसान हूँ, नहीं लेकिन था। मैं जाकर देखना बिल्कुल चाहती आप हूँ। जाइए, बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा उन्होंने उसको डिस्प्ले किया है। मेरे 5 जी 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 आर्ट वर्क है वहां पे। तो जी काफी, जब आप मैंने जाके जब देखा और से मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर गई और पेंटिंग सामने दिखाई देने लगी, तो एक सपना सच होने जैसा लगता है कि इतना बड़ा आपका। जी मैम, आपने मुझे फोटोज भेजी है, वो हाँ फोटोज में इतना हाँ अट्रैक्टिव लग रहा हाँ है कि मतलब उसे लगता है कि जाके सामने से देखें। हाँ तो जो भी अभी लाइव हमारा जो भी देख रहे हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सबको बता दूं कि मैम की पेंटिंग्स लगी हुई है नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन पे। तो कभी भी आपको मौका मिले तो आप वो आर्ट वर्क देख सकते हैं जाके। हाँ। और और मैं एक बात मैम बताइए, हाँ एक मैम, बात और बताना नहीं चाहती नहीं हूँ। आप जब बोलिए। मैंने देखा था जाके जी लास्ट ईयर दशहरे वाले दिन जाके मैंने देखा था, तो जो लोग मेट्रो से जी उतर के आ रहे थे वो मेरी पेंटिंग के सामने इस तरह फोटो खिंचवा रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। वो यादों में बस गई है कि लोग आ रहे हैं और उन्हें, भाई उनको क्या पता कि मेरी पेंटिंग है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा जी था जी देख के कि लोग मेरी पेंटिंग के आगे इतने खुश होके फोटोज वगैरह ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव है एक कलाकार के लिए। तो मैम अभी आप जैसे, ये तो आर्ट का हो गया, अभी अब मैंने आपका स्टूडियो भी देखा था, आप वहां पर मतलब कंटिन्यूअसली आपका कुछ हाँ वर्क चल रहा होता हाँ। है। तो अभी आप कुछ किस टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं, या आपने कुछ सोचा हो कि अभी मुझे अब इस टॉपिक पे वर्क करना है? व- फिर मैं आपकी राइटिंग वाले पार्ट पर हाँ भी आऊंगी। वंदना, ऐसा है कि जैसे 2007 में मैंने फर्स्ट की अपनी एग्जीबिशन, उसके बाद बहुत सारी की, जयपुर में की, दिल्ली में तो बहुत सारी की मैंने। तो जी जी आप इतना समझ जाते हो कि आपकी कौन सी पेंटिंग पर लोग ज्यादा मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन किस टाइप का वर्क जी आपको अच्छा लग रहा है। मैंने ट्रीज पर भी पूरी जी सीरीज बनाई है। तो जी एक श्रृंगार श्रृंगार एक सब्जेक्ट लेके मैंने जी 4-5 पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। मैंने देखा लोग उसको जी बहुत जी। पसंद करते हैं। जैसे ट्राइबल है, ओके। हाँ, बिल्कुल हाँ 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 पंजाबी औरतें हैं, वो फूल लगा रही हाँ हाँ। हैं। या अ, हम्म बड़ी मतलब 2-2 3-3 लड़कियों की जो एक बना के कॉम्पोजिशन, हम्म, और वो जी श्रृंगार पे जब हम लेते हैं तो वो खूबसूरती से जी अलग अलग रंगों के में मैंने बनाई है। जैसे रेड थीम लेके जी बनाई, ग्रीन थीम लेके बनाई। मैंने देखा लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं श्रृंगार पे ही काम कर रही हूँ। और ओके। हाँ, विशेष तौर पे जैसे ट्राइबल को मैंने लिया है, आदिवासी जी लड़कियां। जी अभी मैंने आपको कल परसों एक जो पेंटिंग भेजी थी रेड, उसमें उसमें भी जी। वही है, उसी थीम की एक पेंटिंग वो भी है। ओके मैम, ओके। हाँ, वो आपने जो जितनी भी भेजी थी वो मुझे सारी बहुत पसंद आई। उसमें से ही पहले मैं एक जो हमने पोस्टर तैयार किया था, हाँ हाँ। पहले मैं आपका पेंटिंग पेंटिंग वाले के साथ ही करना चाहती अच्छा। थी, लेकिन वो रियल वाला जो कलर था उसका, वो ठीक है। काफी अच्छा लग रहा था, और मुझे जो पोस्टर बनाना था उसमें हल्का सा फेड करना पड़ रहा अच्छा था। तो आप वाला रेड था और वो पिंक हो जा रहा था। अच्छा अच्छा। फिर मैंने आपका पोस्टर, मैंने कहा नहीं, मैम की पेंटिंग का वो नहीं करते हैं यूज यहाँ हाँ पे। नहीं ठीक है। तो फिर मैंने नॉर्मल नॉर्मल पोस्टर तैयार किया। तो मैम जैसे एक आर्टिस्ट होता है, उसका एक नेचर होता है कि उसका मूड बनता है तभी वो सारी मतलब चीजें हो पाती हैं, लिखना हो या फिर पेंटिंग करना हो या म्यूजिक बनाना हो। तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा टाइम लगता है पेंट करने के लिए? क्योंकि एक आपका मतलब जैसे दोपहर का समय जो होता है, मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, या मैं बुक लेके बैठ जाऊं, या मैं खुद ही कुछ लिखूं। जैसे अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी दोपहर क्वालिटी वाली दोपहर हो गई है। शुक्रिया। तो ये एक मेरा मूड वाला टाइम होता है हाँ कि मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो आपका भी एक होता होगा टाइम कि आपको स्पेशली इस टाइम पे बिल्कुल साइलेंस चाहिए, और आप
या आप म्यूजिक, ऑब्वियसली आपको म्यूजिक बहुत पसंद होगा जब आप डांस करते थे, तो मतलब कैसा म्यूजिक हो और कैसा माहौल बना हो कि आपका बिल्कुल मूड होता है कि अच्छा अब मैं ऐसे बैठ के आराम से काम हाँ करूंगी? बिल्कुल। लेकिन देखो इस चीज में मैं एक, जैसे आपने स्त्री और कैनवस बोला है ना, जी आपने जी एक जी जो टाइटल दिया है, इसमें मैं एक जी बात कहूंगी कि देखिए, जी अगर पुरुष होता है वो किसी भी समय जी सोच के बैठ सकता है काम करने, जी जी और जी जो जी घर के लोग हैं उसको बहुत, मुझे भी सपोर्ट है घर के लोग। लेकिन जी अगर पुरुष, जैसे मैं जाती थी अपने गुरुजी के यहाँ, मैं देखती थी उन्होंने एक रूम जी बनाया है और बाकायदा उनका टेलीफोन की वायर यहाँ से वहां तक है, कोई उठा के दे रहा है, जी वो अपना बड़े मस्त काम कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। ये महिलाओं के साथ जी थोड़ी सी दिक्कत है, जी, महिलाएं जो है ना कोई चीज छोड़ना नहीं चाहती हैं। अगर जैसे मैं, वो टेंशन फ्री नहीं हाँ होती है एकदम, हाँ, बिल्कुल। ऐसा कोई फिक्स टाइम अपने लिए सोचती हैं, लेकिन उनको बहुत सारे दूसरे काम भी रहते हैं, बहुत सारे दूसरे फील्ड हैं। अब जैसे मैं अपने लिए बताती जी हूँ, बाकी का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि नहीं, प्रॉपर जी खाना बनना चाहिए, प्रॉपर सारे घर के हम्म, काम होने चाहिए, किसी को कोई चीज की कमी जी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सोना भी जी है, नींद भी मैं पूरी लेती हूँ, हम्म दोपहर में भी सो जाती हूँ, ताकि मैं रात में जाग सकूं। तो अगर ये जी कहो फेवरेट टाइम जो है कि मुझे अपना काम करना 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे लगातार, तो मैं रात हम्म, के 9 बजे के बाद शुरू करती हूँ। तो मैं, मैम वो भी टाइम बहुत अच्छा हाँ, होता कोई भी है। डिस्टरबेंस नहीं होता ना, कि कॉल बेल पे भी कोई जी नहीं है, उधर कोई उसकी आवाज नहीं आ रही है, या किसी को कुछ चाहिए, सब फ्री हो जाती हूँ, माइंड मेरा फ्री हो जाए तब मैं काम करने बैठती हूँ। जी जी तो जी रात के 9 बजे से आप फिर आपकी रात अपनी है, आप चाहे तो 1 2 3 जितनी जितने टाइम तक आप जागना चाहें तो आप जाग के काम जी कर सकते हैं। तो वो टाइम सबसे अच्छा लगता है मुझे। मैम एक क्वेश्चन ये कि जैसे कई बार होता है कि हमने काम स्टार्ट किया, हम्म। हम उसे खत्म कर लेते हैं, कई बार होता है कि कुछ स्टार्ट किया और वो खत्म नहीं हो पाता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपने पेंटिंग तो बहुत मन से स्टार्ट करी थी लेकिन खत्म होते होते तक आपने बस उसे कंप्लीट किया या अधूरी रह गई, ऐसा कभी हुआ है और फिर आपको लगा हो कि नहीं ये मुझे आज ही खत्म कर लेनी चाहिए? हाँ नहीं, बहुत, एक ड्यूरेशन रहता हाँ होगा हाँ आपको। खूब होता है, हर बिगड़ती भी है, ऐसा नहीं है कि सब चीजें आपकी 100% आपने जो सोचा वो आपके कैनवस पे एकदम सही बन गई। कई बार मूड ऑफ हो जाता जी है कि अरे, अ, ये बहुत, मतलब ये चीज बहुत होती है कि आप काम करने बैठे हैं और आपकी चीज बिगड़ गई, तो आपको पूरे दिन अच्छा नहीं लगता है कि यार ये चीज क्यों ठीक नहीं हुई है मेरी। और अगर हो जाती है जी तो बहुत अच्छा लगता है, बेवजह आप खुश रहते हैं फिर दिन भर आपको जी अच्छा जी लगता है कि चलो मेरा ये काम बन गया। और टाइम का तो थोड़ा, ऑयल पेंटिंग में एक्चुअली क्या है ना, टाइम टेकिंग है ये, इसमें काफी टाइम लगता है। जी आप एक राउंड में आप ये सोचें आज हमने शुरू की और कलम खत्म कर दी, ये नहीं होता है, इसमें टाइम टाइम लगता है। तो मैम एक पेंटिंग जैसे आप नॉर्मल कैनवास ले लीजिए, हम्म। तो उस पे कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग बनाने में? हाँ, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, आप उसमें कितना काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आपने प्लेन बैकग्राउंड रख के आपने इतना सा कवर करना है तो वो कम टाइम लेता है। लेकिन अगर आपको बहुत, आपने ज्यादा वर्क करना है, जैसे आपने पीछे जंगल बनाना है, एक मोटे जी तौर पे जी मैं जी बता रही हूँ कि जैसे आपने पूरा जंगल बनाना है तो आपको फिर बहुत डिटेल निकालनी पड़ेगी, तो वो फिर जी उसमें बहुत टाइम लगता है। तो एक एवरेज मान के चलिए आप कि अगर आप 3x3 फीट की मैं जैसे पेंटिंग बनाती हूँ तो 20 दिन तो मुझे लगते हैं, 15-20 दिन लगते हैं, क्योंकि लेयर्स सूखती हैं, फिर स्ट्रोक्स लगते हैं, जी फिर आगे काम जी होता है। जी तो 15-20 दिन आराम से कैनवस रखा रहता है। आपने स्टूडियो देखा है मेरा, तो वो अपनी जी जगह पे सब जी कुछ वैसे ही, जब जब मर्जी हो, ऐसा नहीं कि मैं रात में 9 बजे बोला है तो मैं 9 ही बजे, कभी दिन में भी बैठ जाती हूँ जब जी टाइम मिलता है, तो जाके अपना काम करती जी रहती हूँ। जी तो सब चीजें मेरी सामने रहती हैं, और 2-4 स्ट्रोक लगाए फिर दूसरा काम कर लिया, ऐसे भी काम होता है। जी तो जी जी। तो मैम जैसे अब पेंटिंग एक फीलिंग है और मतलब हर किसी के घर में हर तरीके की पेंटिंग्स होती है, कई लोग डार्क पेंटिंग्स लगा लेते हैं, ऑल्दो वास्तु में बोलते हैं कि वैसे पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए, हाँ, लेकिन
पेंटर का एक अपना जॉनर होता है, पेंटर एक अलग तरीके से सोच रहा होता है, वो किसी दूसरी मतलब उन सब चीजों पे नहीं सोच रहा होता है कि उसे सिर्फ भगवान की मूर्ति बनानी है। तो इसी तरीके से जो आपके व्यूवर्स होते हैं या आपके जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे अब मैं अगर आपसे कुछ खरीदना चाहूँ, मुझे आपकी पेंटिंग्स के कलर्स और ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो वो एग्जैक्टली कई बार होता है ना कि वो बोलते नहीं आपने ये बहुत अच्छा बनाया है, तो आपसे कभी किसी ने डिमांड करी हो कि नहीं मुझे आपकी ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है और आप सेम ऐसा ही पीस या मेरी पसंद का कोई पीस बना के मुझे दीजिए, कभी आपके साथ ऐसा हाँ हुआ है हाँ कि डिमांड आई हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरी पेंटिंग जैसे किसी ने देखी, बस ये कि इस साइज में नहीं, किसी दूसरे साइज में, हम्म, इस तरह की सेम हम्म, पेंटिंग भी लोगों ने ली है। तो जी लेते हैं लोग। और अभी लास्ट का ही मुझे याद है, मैंने आईफैक्स में किया था शो जी 2018 में, फेब। जी 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 तो साउथ से पता नहीं एक पूरी टीम आई थी, और वो लोग जो जी मैं जी आपको पहले बताई अपने एक्सपीरियंस, वो लोग भी आए, बोले मुझे जी आपके जी ना कलर्स जो है ना इतने ब्राइट और वो लग रहे हैं, गैलरी में आके तबीयत खुश हो गई। तो हम्म, कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जनरली मैंने देखा है कि ब्राइट कलर्स में पेंटिंग्स बनाती हूँ तो लोग उनके कलर्स को पसंद करते हैं, और जी जी जी। लेते भी हैं पेंटिंग। मैम ऐसी कोई फेवरेट सिटी आपकी जहाँ की आपको लेडीज बहुत अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि नहीं इनको मेरे कैनवास में जगह मिलनी चाहिए, या ऐसा कोई शहर आपको बहुत पसंद आया हो, मतलब आप सिर्फ घूमने गए हैं, उससे नहीं गए हैं, आप एंजॉय करने गए हैं, क्योंकि मतलब जो आर्टिस्ट होता है वो हर जगह अपनी मतलब की चीज ढूंढ लेता है हाँ। मुझे मतलब ऐसा लगता है। तो आपको लगा हो कि नहीं इनको मतलब कोई वो सीन आपके दिमाग में चला गया हो कि हाँ मुझे करना है, मैं अभी नहीं कर सकती या मुझे टाइम मिलेगा तब करूंगी, ऐसी कोई सीरीज आपके जैसे टाइप्स वाला तो आप कर रहे हो, हम्म लेकिन ऐसा कोई शहर आपको बहुत अच्छा लगा हो या कल्चर बहुत अच्छा लगा हो वहाँ का कि आपको लगा हो कि ये मुझे अब करना है? हम्म राजस्थान का राजस्थान का जो कलर थीम है, या जो वहाँ का लैंडस्केप अगर आप मान के देखिए तो बहुत अच्छा लगता है। जी राजस्थान जी में तो बहुत पेंटिंग्स लोगों ने बनाई भी हैं। तो एक जी राजस्थान तो बहुत, और गुजरात, दोनों का, जी। उनके पहनावे पूरे जो वो पहनती हैं, या उन, मैं आपको ये बोलने वाली हाँ थी कि गुजरात का जो वो वाला पार्ट है जो राजस्थान से भी मिक्स हाँ है, हाँ वो वो पे उस पे आप जरूर कुछ हाँ, करिएगा, वो मुझे बहुत बनाई अच्छी हैं दो लगती है। चार पेंटिंग्स उसकी भी हैं, जो चूड़े पहनते हैं वो लोग, और जी उनके ज्वेलरी मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है, लेडीज की जो ट्राइबल होती है। जी जी जैसे जी अब जी यहाँ छत्तीसगढ़ में तो वो फूलों से ही श्रृंगार कर लेती हैं, फूल लगा लेती हैं कान, जी। या कुछ उसके चांदी के जैसे जो भी है हम्म। मेटल होता है, उसके ज्वेलरी हाँ हाँ वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। राजस्थान के वो हाथी दांत जैसे चूड़े जो होते हैं सफेद रंग के, वो सब बड़े, वो जी क्या पेंटिंग का बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, और लोगों ने बहुत बनाई भी है, और मुझे भी लगता है कि मैं जी खूब बनाऊं उनको। लैंडस्केप के लिए अगर आप कहेंगी, तो एक बार मैं स्विट्जरलैंड गई थी, तो मुझे लग रहा था ये पेंटिंग जी बनाने की क्या जरूरत है, ये तो पूरा शहर का शहर ही पेंटिंग है। आप एक कहीं का फोटोग्राफ ले लीजिए, आपको लगेगा आप एकदम साफ, बिल्कुल जैसे पेंटिंग होती है, एक पत्ता भी इधर उधर का नहीं, बिल्कुल सजे हुए। जी जी तो वो जी वहां का लगता है कि वो भी एक सब्जेक्ट, अगर आपको लैंडस्केप बनाना है तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। ऐसे ही सेंट जी पीटर्सबर्ग में भी, वो तो एक शहर के रूप में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर वो पेंटिंग ही लगता है। जी तो जी अगर आप इन सब्जेक्ट्स पे बनाना चाहते हैं तो ये बाहर के शहर बताएं, अपने हिंदुस्तान में भी बहुत खूबसूरत है, नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है, जी। हाँ नॉर्थ बहुत ईस्ट बहुत सुंदर है। सुंदर है, अगर नेचर हाँ, इधर से भी देखा अगर जाए आपको तो देखना नॉर्थ है ईस्ट तो, बहुत और अच्छा है। कश्मीर देखो, कश्मीर भी बहुत सुंदर है। अब सब जगह की अपनी अलग ब्यूटी है, आप क्या उठाना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता हाँ, है। आप मैम मुझे अपने फेवरेट्स वो बताइए, पेंटर या फिर कोई कलाकार ऐसा जो आपको लगता हो कि अरे काश मतलब मैं इनसे थोड़ा सा ले पाती और मैं कुछ कर पाती, या फिर आपने कभी किसी दूसरे पेंटर की या कुछ पेंटिंग खरीदी हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, स्पेशली जो फीमेल्स पे वर्क करते हाँ हैं, हाँ। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
मतलब जनरली मुझे ऐसा लगता है कि बड़े नाम के अलावा लोगों को उतना इंडिया में उतना ठीक है, इंडियन चीजों को बाहर के लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं, हम पसंद बहुत करते हैं कि हम पेंटिंग लगा लें, हम खरीदते भी हैं, लेकिन हम ज्यादातर लोग गैलरीज वगैरह में जाना प्रेफर नहीं करते हैं जब बात आती है। तो बाहर की कंट्रीज में मैंने देखा वो आर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा, कुछ नहीं तो वो आर्ट गैलरीज में चले जाएंगे घूमने के लिए। अपने यहाँ वो रेशियो बहुत कम है रेशियो। तो एक आर्ट के प्रति एक जैसे कहते हैं ना कि लगाव या एक रुचि होना। जी 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 एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान में पहले रोजी रोटी की समस्या है ना। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी कंफर्टेबल होगा तब वो दूसरी चीज सोचेगा, है ना। तो यहाँ पे रोजी रोटी से उबर के तब आदमी और चीजें सोचेगा कि हम आर्ट गैलरी में जाएं, या तो आपकी बहुत अंदर से इतनी ज्यादा रुचि हो, वो जाता है, और या फिर थोड़ा सा एक और चीजों से आदमी कंफर्टेबल रहता है तो वो सोचता है चलो आर्ट गैलरी या थिएटर या ये सब देखें, है ना। ये बात, ये एक हिंदुस्तान ये तो है मैम। तभी इसे भी कमर्शियल बाहर के देशों की तरह मुझे ऐसा लगता है आर्ट को इंडिया में भी कमर्शियल हो जाना चाहिए। एक तो ये अपॉर्चुनिटीज देगा ही देगा लोगों को, और ये जो एक हमारे यहाँ की समस्या है कि हम अपनी डेली लाइफ से ही नहीं निकल पाते हैं, दूसरी चीजों की तरफ टाइम ही नहीं दे पाते हैं, ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आप देने की बात कह रही, मैंने ऐसे ऐसे कलाकारों को देखा है जो खुद वो उनकी कला खो गई रोजी रोटी के चक्कर में। वो अगर उससे कंफर्टेबल होते अपनी लाइफ से कि एक उनको ये समस्या नहीं होती कि हमें रोज कमाना है, रोज खाना है, तो वो आज न जाने कहाँ होते। कई लोग अपने पर्सनल कारणों से भी परेशान रहते हैं तो आगे नहीं आ पाते हैं। मुझे याद है मेरी एक टीचर हुआ करती थी, मैं तो मुझे वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी, इतनी अच्छी कि उनके लिए मतलब हमको ऐसा लगता था कि ये कुछ करें और मैं इनके लिए क्या करूं। लेकिन उनकी कुछ भी पर्सनल समस्याएं थी, वो फैमिली की प्रॉब्लम्स में लगी हुई थी। तो बहुत सारी समाज में हमारे जो हम लोग हिंदुस्तान में है कि रोटी की समस्या है या पर्सनल समस्या है या कोई और तबीयत हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो भी है, तो वो उनकी कला दब जाती है, छुप जाती है, उतनी ज्यादा आ नहीं पाती है सामने। और बाहर मैं ये कह रही हूँ फाइनेंशियली तो बाहर हम लोगों से तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही है ना। हाँ, तो फिर उसके बाद की बात वो सोचते हैं कि आर्ट गैलरी या ये सब जो है। लेकिन अब आप ये कह सकती हैं हिंदुस्तान में अभी मैं देख रही हूँ कला को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है, बहुत लोग बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है, और सोशल मीडिया है और इन सब चीजों से बहुत सा अवेयरनेस है, तो लोग आ रहे हैं आगे। हाँ मैम, मेरी भी एक फ्रेंड है, तो जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया कैनवास और स्त्री आज का, तो वो भी फीमेल है और उन्होंने मतलब एनिमल्स और ह्यूमन को मिक्स करके अपना एक नया फॉर्म बनाया आर्ट का। तो वो करती हैं, वो बिहार से हैं, काफी अच्छा मतलब आर्ट का वो करती हैं वो। तभी मतलब मैंने इसका वो रखा कैनवास और स्त्री की एक फीमेल पेंटर क्या सोचती है जब वो पेंट करने जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे ही फीमेल राइटर के साथ होता है कि वो जब लिखने की कोशिश करती हैं तो वो चाहती हैं कि हम कितना कुछ स्त्री के बारे में लिख दें, उनकी परेशानियों के बारे में, उनके मन के बारे में, वो क्या चाहती हैं करियर के बारे में। तो कैनवास पे भी यही है कि जब वो कैनवास आता है तो लगता है कि हम अपने मन की सारी चीजें वो करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि जो मेल्स हैं वो नहीं करते हैं, वो भी काफी हद तक करते हैं, क्योंकि दुर्गा माँ की जो प्रतिमा बनती है वो ज्यादातर आदमी ही बनाते हैं, तो वो कितनी प्यारी बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन जो फीमेल को जब मौका मिलता है तो वो बहुत अच्छे से एक पॉइंट सारे इमोशन वो वैसे रख देती है। तो वो मुझे वो सारी बहुत अच्छी चीजें लगती है कि आपका कहना ठीक है। देखिए, कागज हो या कैनवस हो, सब जैसे अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो अगर कोई स्त्री काम करेगी तो वो भावनाओं के साथ उस पर काम करेगी, कैनवस पे और कागज पे भी। तो कहीं भी आप काम करिए, भावनाएं अगर उसमें आपकी जुड़ी हुई हैं तो वो चीज खूबसूरत बनती ही बनती है। जी,
मैम आप अब अपने राइटअप्स के बारे में कुछ बताइए। जैसे आप पेंटिंग का हमने कवर कर लिया कि आपको पेंटिंग आपका ज्यादातर जो फोकस होता है वो फीमेल सेंट्रिक ही होता हाँ, है या फिर नेचर नेचर पे। होता है। तो तो आप जो लिखते हो तो वो किस मतलब सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है? जैसे कहानियां हैं, तो कहानियां आप कैसे कैसे आपके दिमाग में आता है कि अभी इस टॉपिक पे लिखी, किसी को देख के, या कई बार होता है हमें दूसरों की स्टोरी अट्रैक्ट करती है तो हम उस पे लिख देते हैं कि इस पे लिखना चाहिए, मतलब लोगों को पढ़ना चाहिए। तो क्या अच्छा लगता है आपको सबसे ज्यादा? या तो कई बार होता है जैसे मुझे कहानियां लिखना पढ़ना बहुत पसंद है rather देन कविताओं के, मैं उधर थोड़ा कम जा पाती हूँ, और कहानियां मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो मैं जब छोटी थी, मतलब मुझे जब अच्छा लगने लगा कि हाँ मुझे कहानी, में मम्मी को बोलती थी मैगजीन्स लगवा दो, तो फिर घर में मैगजीन आने लगी तो मैं कहानियां बहुत पढ़ती थी। फिर मैं उससे अट्रैक्ट हुई तो मैं लोगों के बीच में कहानियां ढूंढने लगती थी कि हाँ, अच्छा इसके घर में ऐसा हो रहा है इस पे स्टोरी बन सकती है, क्यों नहीं लिख रहे हैं लोग? वंदना, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है लिखने में? वंदना मैं बताऊं कि अभी अभी एक बात मैं पहले बताती हूँ कि लोग मुझे फोन जी करते हैं कि तुम इस जी चीज पे जी मेरी स्टोरी तुम लिखो। जी, तो मुझे, ये बहुत अच्छी बात है हाँ, मैम। लोग, कई मेरी फ्रेंड्स भी हैं या मिलने वाले लोग हैं, कहते हैं कि सुमन आप इस पे लिखिए, आप मेरी मेरी स्टोरी लिखिए, आप जी देखिए मेरी क्या क्या जी जी परेशानियां थी। तो मुझे लगता है कि लोग अपना दर्द बाहर लाना चाहते हैं मेरी कहानी के जरिए, है ना, जी समाज के जी सामने। जी और जी अच्छी जी बात जी है, जैसे कहानियां लिखना मैंने शुरू किया था कॉलेज के टाइम से। थोड़ा थोड़ा कविताएं जी वगैरह लिखती थी। तो मेरी सबसे पहले एक साप्ताहिक हिंदुस्तान में 1987 में आई थी कविता, गजल आई जी थी। जी जी तो जिसका मैंने जी। अभी जिक्र किया था कि मैंने इतनी सारी चिट्ठियां, मैम दो लाइनें हाँ मैं सुनाइए अभी सुनाऊंगी, तक। अभी सुना दूंगी। जी जी तो तो फिर कहानियां धीरे धीरे मैंने सोचा चलो कहानी लिखते हैं। तो एक कहानी मेरी मुक्ता में, पहली कहानी, पहली कहूंगी उसको, वैसे तो जी स्कूल कॉलेज वाली थी कहानियां, मुक्ता में आई। उसके बाद जी मेरी बहुत सारी कहानियां पब्लिश हुई हैं नेशनल लेवल के उस पे। तो लोग मतलब मुझे गांव वाली कहानियां भी अच्छी लगती हैं, जबकि मैं गांव में कभी नहीं रही। अभी हम लोग गांव जी जाते थे, नानी के घर जाते थे, बस उतनी देर जो हम लोगों ने जी माहौल देखा, 20 दिन रह के आ गए। तो वहां का मैं एकदम, जो वहां का कल्चर था उसको आत्मसात करती थी, वहां के शब्द भी याद कर लेती थी कि इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं। तो कई कहानियां मेरी ऐसी है कि उसमें हमने आंचलिक शब्दों को दिया है। बोले तुम्हें कैसे पता ये? तो मुझे लगता है कि अरे अच्छा, ये मैंने कोई अनोखी चीज लिख दी है क्या इसमें? मतलब मुझे लगा कि मैंने क्या कुछ अनोखा लिखा है, लोगों को ये तुरंत ध्यान दिया कि तुमने ये शब्द कैसे लिखा। जी तो आपके आसपास ही सारी कहानियां हैं, आप उनको कागज पे उतारना आपको आना चाहिए बस। तो कहानियां इस तरह बनती चली गई। तो काफी कहानियां पब्लिश हुई। और एक मैं यहाँ पे अपने जितने भी लोग मेरे साथ फेसबुक पेज पर हैं, मैं बताना चाहूंगी कि मेरी एक कहानी थी, बाड़े का कर्जा। जी कहानी जी में 2005 में वो पब्लिश हुई थी। उसके बाद जी। उसका गुजराती में अनुवाद भी छप गया। अरे और वाह! मुझे किसी अरे गुजराती में, वाह! बहुत हाँ, अच्छी बात है। गुजराती में वो कहानी मुंबई से निकली, तो मुझे बड़ा वो लगा हुँ, कि नहीं, वास्तव में फिर ये कहानी अच्छी बन गई है। अच्छी तो थी, अच्छी इस थी। तरह वो सिलसिला, आपका, आपको एक चीज अच्छी लगती है तो दूसरी अपने आप आगे बनती चली जाती है। और आपके आसपास सब्जेक्ट हैं, आप उनमें से उठा लीजिए जो आपके दिल को लग जाए। तो फिर इस तरह कहानियां बनी है। सब्जेक्ट सब अलग अलग हैं। आपको मैं दूंगी, मेरी कहानी की का संग्रह आने ही वाला है, बस 1-2 महीने में आ जाएगा। जी, वातायन के पार जी, के जी, नाम से है, वातायन के ओके, पार। तो जी। आप देखिएगा उसमें, और जो लोग भी लेना चाहेंगे वो लेके। बुक के लिए मैम आपको हाँ, कांग्रेट्स, और जब थैंक यू। आएगी तो मैं पक्का जरूर। लूँगी और पढ़ूँगी। आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ, हम फिर उसके बाद हम बैठ के उस बुक की समीक्षा हाँ, भी बिल्कुल। करेंगे, अगर आपके पास टाइम होगा हाँ, तो। बिल्कुल कर तो लेंगे। वो एक अलग ही प्रोग्राम रहेगा। हमारा हाँ कोई कन्वर्सेशन प्रोग्राम हो रहेगा जाएगा उसका। कहानियों का। हाँ, मैम आपने मुझे बोला था कि आपके पास समय कम रहेगा, तो अभी मैं आपका हाँ, बताइए। थोड़ा टाइम बचाती हाँ, हूँ हाँ, ठीक। तो बचाती हूँ। और काफी मतलब
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काम मुझे ऐसा लगता है मैं आपको 5 इयर्स से जानती हूँ, उतना कन्वर्सेशन नहीं हो पाता हाँ है, हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी मेरे घर। मतलब टीम के साथ इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू करने आपका, मुझे, मैं तो बस आपका घर देख रही थी, आपकी पेंटिंग रूफटॉप देख रही कैलाश थी। में थी मैं तो, रूफटॉप कैलाश में। हाँ हाँ तब, हाँ हाँ तब आप साउथ दिल्ली में थे। हाँ। तो मैम आप 2 लाइनें सुना दीजिए अपनी गजल की, फिर हम इस लाइव को एंड अप करेंगे, और जब आपकी बुक आएगी हम एक बार फिर कनेक्ट होंगे। अच्छा ठीक है, तो गजल सुनाऊं या कविता सुनाऊं, आप बताइए। जो भी आपको अच्छा लगे। आपने आज लिया तो है स्त्री वाला, आपने स्त्री वाली कविता शायद मेरी हाँ पढ़ी है, नहीं पढ़ी होगी, मैं पढ़ दूं नहीं आज? मैम, नहीं पढ़ी। क्योंकि कैनवस हाँ और हाँ स्त्री बिल्कुल। आपने कहा है, तो फिर स्त्री वाली हाँ कविता मैम। मुझे लगता है ज्यादा जी जी उपयुक्त जी। रहेगी। एक स्त्री के लिए मैंने लिखा है कि जी मैम। स्त्री तरला हो तुम, स्त्री तरला हो तुम, स्निग्ध और ममतामयी, जी घुल मिल जाना जहां दिखें शुष्क धाराएं, भिगो देना कण कण नव पल्लव, क्योंकि उर्वरता का संचार हो तुम। जी स्त्री शीतलता भरी बयार हो तुम, छू देना हौले से व्यथित हृदय और दुखित मन, वातायन के पार ब्रह्मांड से धरातल तक बह जाना, क्योंकि मधुर बयार हो तुम। ये सब जी स्त्री की जी खूबियां हैं, उनको मैं जी परिभाषित कर बढ़िया। रही हूँ। जी स्त्री जी मेघा हो तुम, जल तत्व से पोषित, कर्तव्य बोध से भरी हुई, बरस जाना मेघ मल्हार सी, दग्ध हृदय और चटकी धरा पर, क्योंकि आस और जीवन का आधार हो तुम। स्त्री सरिता हो तुम, निरंतर गतिमय प्रवाहित अनथक, दोनों पाठ पाश में समेटे, कलकल संचरित निरंतर, कलकल संचरित निरंतर गति का विस्तार हो तुम। स्त्री तरला हो तुम। आखिरी मैं बता रही हूँ, स्त्री जी मैम। गीत हो तुम, नवलिखित अनसुना, सप्त सुर से बांध मन को, सर्वप्रिय संगीत रचना, आखिर गुंजित स्वर आलाप हो तुम। स्त्री जी तरला हो तुम, मेघा हो तुम, सरिता हो तुम। हाँ मैम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैम। सारा आपने जितनी क्वालिटीज है वो सारी आपने उसमें कवर कर ली। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम सुन के। हाँ आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े जी, उनका भी बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सभी। सवाल तो हमारे पास मैम आज कोई नहीं आया, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे ज्यादातर हमने आपकी बात करी, हाँ क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन था आज, तो ऑब्वियसली आपकी बात करनी थी हाँ हमें सारी। हाँ, और उससे जुड़े हमने थोड़े बहुत आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करी, आपके पुरानी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई चीजें, वो सब बातें करी। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा एक बहुत घंटा अच्छा लगा। आपने जो हमें दिया उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मैं कोशिश करूंगी, आपने जो नए घर में शिफ्ट किया है मैं उस घर को भी देखने बिल्कुल आऊं मोस्ट जल्दी, वेलकम, आप और कभी भी आइए। और फिर मैं वहां से लाइव करके लोगों को दिखाऊं आपका घर, और जो मैं आपकी इतनी तारीफ कर रही थी कि एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि आप किसी गैलरी में एंटर कर गए। तो मैम बहुत बहुत थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सभी लोगों का शुक्रिया, और अगले लाइव में हम जल्दी फिर से आएंगे और हमारे साथ ऐसे ही एक गेस्ट होंगे। मैम तब तक के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत जल्दी आपकी बुक आए, फिर हम उसकी बैठकर यहाँ पर रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, बिल्कुल। और आगे के लिए भी एक लाइव फिक्स करेंगे जिसमें हम फिर से पेंटिंग्स की और बुक्स की बातें करेंगे, जो ठीक आपकी है, फेवरेट्स होंगी, जो या जो बातें हमें अधूरी रह हमारे गई हैं दर्शकों को जिसमें बात करें, जो बातें अभी अधूरी रह गई ये हैं। तब करेंगे। तक के लिए सबका दिन मंगलमय हो। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। हैव अ गुड डे। बाय। बाय।